जय गुरु जी। गुरु जी को चरण वंदना, गुरु जी की संगत को नमन। जैसा गुरु जी का आदेश, इस पेज पर 5 तारीख फिक्स की है अंकल ने कि 5 तारीख को जो है ना हर महीने की 5 तारीख को जो है ना आप गुरु जी के सत्संग के लिए जो है ना आ जाया करें। तो मैंने बताया था कि फिक्स तो कोई है नहीं, पता नहीं कब जाने का टाइम आ जाए। बाकी ये है कि जब तक गुरु जी की इच्छा है, जब तक उनकी आज्ञा है, तब तक तो चलता ही रहेगा जो भी है। क्योंकि हमें अपने ज़िंदगी का लक्ष्य तो पता लग गया, लेकिन उसको पाना कैसे, उस तक पहुंचने के लिए जो गुरु जी ने रास्ते दिखाए हैं उस पर चलना ही हमारे लिए काफ़ी है। बशर्ते कि इधर उधर भटके ना। गुरु जी के जो संगत है उसका जिससे भी दिली लगाव है, जिससे दिल का प्यार होता है, वो गुरु जी के यहाँ आया या नहीं आया, गुरु जी उस तक का भी कल्याण करते हैं बिना उसके आए। कि जब कोई संगत गुरु जी के यहाँ आना शुरू कर देती है तो चाहे ना चाहे वो अपने सर्किल में कहीं भी गुरु जी की बात उसके मुंह से निकली जाती है। यानी कि जब गुरु जी का आदेश होता है कि किसी को गुरु जी के बारे में बताया जाए तो वो अनायास ही होता है, अकस्मात होता है। आपकी इंटेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन अंदर से कुछ भाव आता है कि सामने जैसे आपको कोई मिलने वाला जिसके साथ आपका अटैचमेंट है तो उसको बोल देते हैं। कई दफ़ा ऐसे भी है कि अनजान लोगों के साथ भी होता है कि हाँ आपका कोई वास्ता नहीं है, लेकिन गुरु जी का कोई आदेश है और आपका मन करता है कि गुरु जी के बारे में बात की जाए। तो क्योंकि गुरु जी का कल्याण करने के बड़े यूनिक तरीके हैं। जरूरी नहीं है कि किसी ने पहले तपस्या की हो, कोई तप किया हो, कोई मंत्रों की सिद्धि प्राप्त की हो, तब जाके गुरु जी का मिलन हुआ हो। क्योंकि गुरु जी जो कल्याण करने आए हैं तो वो तो ढूंढ ढूंढ के संगत को, अपनी संगत को ढूंढ ढूंढ के उनका कल्याण कर रहे हैं, सदा से कर रहे हैं। ये निरंतर है, शाश्वत है। मतलब सृष्टि के प्रारंभ से लेके और सृष्टि के अंत होने तक भी ये चलता रहेगा, ये निर्बाध है, इसमें कोई बाधा वाली बात नहीं है। तो मैं जब गुरु जी के यहाँ जाना शुरू हुआ तो हम 5 दोस्त हैं जो मतलब स्कूल टाइम से इकट्ठे हुए और आज तक गुरु जी की कृपा से एक साथ ही हैं और एक आवाज में कहीं भी खड़े हो जाते हैं साथ में। तो हमारा एक नियम था कि हम 5 वीक में एक दिन जो है ना साथ बिताया करते थे। मतलब किसी एक के घर किसी के भी चले जाते थे तो सारा पूरा दिन आपस में बिताते थे। हालांकि हमारा कोई खाने पीने का, फिल्म देखने का ऐसी कोई वो नहीं थी, लेकिन एक दिन था, लगता था। तो हमारे रिश्तेदारियों में और हमारे जो जानने वाले थे उनके सब में ये होता था कि ये अलग अलग माँ के पेट से जाए लेकिन ये सगे हैं। मतलब इतना गहरा वो था। तो 2006 में जब गुरु जी के यहाँ मैं जाना शुरू कर दिया तो वो जो मेरा जो वो था, वो चारों लोग इकट्ठे होते थे, मैं 5वां मिसिंग होता था। तो क्योंकि वो पूरा दिन एक साथ बिताने का जो मन होता था, क्योंकि दिली लगाव था उसका हमारे साथ में, तो उसमें हम क्या पाते थे, एक सुकून मिलता था। जैसे संगत को मिलके संगत को एक सुकून मिलता है, क्योंकि आपको देख के संगत के चेहरे पे कभी भी सिकन नहीं दिखाई देगी। वो कैसे भी हाल में है, लेकिन अगर संगत से संगत मिलती है तो उसके चेहरे पे एक खुशी आएगी, क्योंकि उनके बीच में स्वार्थ का जो भाव है वो नहीं होता। कोई चीज लेने के बारे में विचार नहीं करते, तो इसलिए जो है ना संगत से मिलते हैं तो खुशी होती है। क्योंकि एक बार पटेल नगर में एक आंटी के यहाँ मेरे साथ में सेवा करते थे आंटी, तो उनके यहाँ उन्होंने सत्संग कराया था। तो उनको बहुत छोटा सा घर हुआ करता था, मतलब 2 कमरों का घर था और एक छोटी सी रसोई थी जिसमें दो आदमी मतलब बमुश्किल खड़े हो सके, इतनी रसोई थी। तो उन्होंने सत्संग रख लिया। एक 15 बाई 15 के बाहर टेंट भी लगा दिया कि भी जो एक्स्ट्रा हो जाएंगे, जो संगत आएगी तो उसको बाहर बैठने की व्यवस्था हो जाए। सत्संग हुआ, वहां गुरु जी का दरबार भी लगा, संगत आई और उस छोटी सी रसोई में से, जिसमें से 2 लोग बामुश्किल खड़े हो सकते हैं, उसी में से चाय प्रसाद भी सर्व हो गया और लंगर प्रसाद भी उसी में से सर्व हो गया। जब वो नेक्स्ट टाइम में जब उस पर सेवा पाए तो मेरे से आंटी कहने लगी, अंकल हमारा जो एकोमोडेशन इतना छोटा है कि हम ये सोचते थे कि इसमें हम गुरु जी का सत्संग तो कराए ना, गुरु जी को तो बुला रहे हैं, लेकिन कितनी संगत आएगी। कह रहे उस दिन जो है 75 सत्संग जो है ना वो उस छोटे से एकोमोडेशन में वो आके चली गई, मतलब गुरु जी का सत्संग अटेंड करके चली गई। और कह रहा हम एक कोई रिश्तेदार आ जाए तो उसको कहाँ बैठाएं, कहाँ लिटाएं, हमें इस चीज की समस्या हो जाती थी। लेकिन पता नहीं गुरु जी ने कैसे किया कि इतने छोटे से उसमें, और गुरु जी ने सबको एकोमोडेट कर लिया, कोई भी अनकंफर्टेबल नहीं था और सब थे। और बाहर जो 2 आदमी मतलब बमुश्किल खड़े हो सकते हैं, उसी में से चाय प्रसाद भी सर्व हो गया। जब वो नेक्स्ट टाइम में जब उस पर सेवा पाए तो मेरे से आंटी कहने लगी, अंकल हमारा जो एकोमोडेशन इतना छोटा है कि हम ये सोचते थे कि इसमें हम गुरु जी का सत्संग तो कराए ना, गुरु जी को तो बुला रहे हैं, लेकिन कितनी संगत आएगी। कह रहे उस दिन जो है 75 सत्संग जो है ना वो उस छोटे से एकोमोडेशन में वो आके चली गई, मतलब गुरु जी का सत्संग अटेंड करके चली गई। और कह रहा हम एक कोई रिश्तेदार आ जाए तो उसको कहाँ बैठाएं, कहाँ लिटाएं, हमें इस चीज की समस्या हो जाती थी। लेकिन पता नहीं गुरु जी ने कैसे किया कि इतने छोटे से उसमें, और गुरु जी ने सबको एकोमोडेट कर लिया, कोई भी अनकंफर्टेबल नहीं था और सब थे। और बाहर जो 2 आदमी मतलब
उन्होंने 15x15 का जो टेंट लगाया था उसके बाहर तो सिर्फ बच्चे खेल रहे थे दो चार, बाकी संगत सारी अंदर थी। अब इतने से छोटे से एकोमोडेशन में जहां उनका सामान भी रखा था, गुरुजी का दरबार भी लगा था, उसके बाद भी वो सारे एकोमोडेट हुए। तो वो आंटी खुद सरप्राइज कर रही थी, जो उन्होंने मेरे को रिवील किया कि अंकल इतने से छोटे से उसमें मैं तो यही डर रही थी कि मैंने गुरुजी को बुला लिया, निमंत्रण दे दिया और संगत को भी बोल दिया, अब इसमें मैं किस किस को कितनों को बैठा पाऊंगी। क्योंकि कहीं भी सत्संग गुरुजी कराते हैं तो वो उनकी आज्ञा होती है, उन्हीं का आदेश होता है और उन्हीं का बुलावा होता है। तो वो जानते हैं किसको बुलाना है और उस बुलाने को उनको कहाँ बैठाना है, क्या उनसे वो करना है, किसी से सेवा लेनी है, किसी को बैठा के ब्लेस करना है, वो सब गुरुजी जानते हैं। तो ऐसे कई वो हैं कि गुरुजी ने जहां सत्संग में जिसको भी बुलाया है, क्योंकि अक्सर होता है कि सत्संग में कोई रिश्तेदारी निभाने आता है जो अपने मन से, कोई यारी निभाने आता है, कोई मोहल्ला पड़ोस, कोई परिवार का वो करके इस शर्म से कि भाई वो है सगे हैं, आज हम इनके यहाँ नहीं जाएंगे तो कल ये हमारे नहीं आएंगे। लेकिन असल में तो आदेश गुरुजी का होता है, आवाज गुरुजी की होती है, बुलावा उनको होता है, ब्लेस करते हैं उसको। क्योंकि मेन कीजिए कोई चीज अच्छी हमें कोई मिलती है तो पहले हम अपने उसको 100% उसको कोशिश करेंगे उसको एंजॉय करने का। जब वो चीज हमारे से भी बच जाएगी, 100% हमने एंजॉय किया और उसके बाद भी वो चीज बची है, तो फिर हम पहले सर्किल में देंगे उसको। जो हमारे जो नियर डियर जो होते हैं उनको हम देंगे, उनसे भी बच जाएगी तो फिर उसके बाद थोड़ी नेक्स्ट सर्किल में जाएंगे, उसके बाद फिर उसके नेक्स्ट में जाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम एंजॉय करते हैं। तो जिसने गुरुजी की कृपा को एंजॉय कर लिया, अब गुरुजी जिनके साथ उनका दिली लगाव है, दिली रिश्ता है, जिसके दुख से दुख और जिसके सुख से सुख निकलता है उसको। कई चीज होती है, रोड में एक्सीडेंट हुआ, हमने देखा, अगर हमारा वो जानकार नहीं है, चाहे वो जवान है, बच्चा है, बूढ़ा है, कोई भी है, तो हमारे अंदर वो एहसास पैदा नहीं होगा उस मौत का या उस एक्सीडेंट का। लेकिन अगर उसकी जगह कोई हमारा जानकार जिससे हमारी जान पहचान है, जिसको हमारे वास्ता है, अगर वो वहां का ही होता है तो हमारे पांव वहां से हट नहीं पाएंगे। तो वो एहसास का ही फर्क है, तो वो चीज वहां होती है। तो वो जो हम 5 दोस्त थे, तो वो जब भी इकट्ठे होते थे तो मेरे को फोन करते थे कि बिलायती कहाँ है, तो मैं बताता था या तो मैं गुरुजी के यहाँ जा रहा होता था, या गुरुजी के यहाँ होता था, या गुरुजी के यहाँ से वापिस आ रहा होता था। तो मेरा एक दोस्त है, वो कहने लगा कि अच्छे गुरुजी मिले, हमारा तो दोस्ती छीन लिया। तो मैं उनको बोलता था, मैंने कि भाई मेरे को तो बहुत अच्छी जगह दिखाई है गुरुजी ने, और मेरे को पहले बुलाकर आप लोगों के लिए रास्ता पैसेज क्लियर कर दिया कि आप लोग भी आओ इतनी जगह। लेकिन हर एक का टाइमिंग और प्रायोरिटी गुरुजी के हिसाब से तय होती है कि किसको कब आना है। उन्हीं में से एक दोस्त जो सबसे ज्यादा ये बोलता था कि गुरुजी ने हमारा वो छीन लिया, दोस्त छीन लिया। उसके घर पे कोई काम चल रहा था, तो एक वो था छज्जा तोड़वा रहा था वो लेबर से, तो उसके एक ईंट का टुकड़ा किसी बच्चे को लग गया और वो बेहोश हो गया, हॉस्पिटलाइज हुआ। वो देखने गया तो उसके बच्चे के फादर ने बोला, कहने जी ये तो किसी के साथ भी हो सकता था, आपने कौन सा जानबूझ के किया है। लेकिन बाद में वो एक दिन ऐठ गया, मेरे दोस्त है, कहने लगे जी आप तो ये देखने आते हो मेरा बच्चा मरा है कि जिंदा है, और ये अब कोर्ट में ही आपको देखेंगे। पुलिस केस दर्ज हो गया था। अब वो पुलिस वाला कह रहा था जी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लो जो भी करना है, क्योंकि लास्ट में भी यही होना है कि हरजाना वगैरह जो है, इसकी जो चोट फेंट लगी है, जो भी कुछ है, जो मांगता है इसके देके खत्म करो, और क्यों इसको आगे बढ़ाते हैं इसको। उसने उससे कोशिश की, लेकिन वो सारी कोशिशें उसकी नाकामयाब हो गई। फिर उसको पता लगा कि एक बालाजी का भगत है, जिसका वो चेला है, जिसके बच्चे को चोट लगी थी। उनसे वो बातचीत की तो उसने बताया जी हो सकता है बच्चे की चोट की वजह से उसको कहीं लग रहा हो, उसके दिमाग में थोड़ी सी जैसा होता है ना, गुस्सा होता है या एनोयनेस होती है, तो कह रहा उस वजह से वो बोल गया होगा। लेकिन ऐसा बच्चा नहीं है, और मैं बैठ के बात करा दूं, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई इतना ऐसा इशू नहीं है। लेकिन उनकी 3 लोगों की, जिसके बच्चे को चोट लगी थी, मेरा दोस्त और वो जो उनके बालाजी के भगत थे, उन तीनों की एक जगह मीटिंग ही नहीं ऑर्गेनाइज हो पा रही थी। कभी कोई मिसिंग हो जाता था, कभी कोई मिसिंग हो जाता था। इतने में हम 5 दोस्त एक जगह बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे। तो उसने मेरे से बोला, कह रहा है उधर से पुलिस वाले का प्रेशर बहुत ज्यादा आ रहा है, और इधर जो है ये कोई बात नहीं हो पा रही, इधर इसमें उस बंदे से बात नहीं हो पा रही, और पुलिस वाला कह रहा है जी मेरे को चालान करना पड़ेगा। तो मेरे पास गुरुजी के क्लिप वाले फोटो थे, मैंने उसको दिया। मैंने कहा ऐसा है, आगे कभी भी बात करे, चाहे उसके बालाजी के भगत जो है उनसे बात करे, चाहे उस लड़के से बात करे, तो गुरुजी की प्रेजेंस में होनी चाहिए सारी बातें। मैं ये कह के 1 घंटे ट्रैवल करके अपने घर पर आया। पीछे से उसका फोन आता है मेरे को, कह रहा बिलायती ऐसे ऐसे जो है ना वो लड़का, मैं घर गया था, घर जाते ही बच्चों ने बोला कि कोई स्कूल में कोई चीज चाहिए, स्टेशनरी का आइटम चाहिए। तो मैं उल्टे पांव जो है ना मार्केट चला गया, और जो
मतलब 40 किलोमीटर दूर रहता है बंदा, कह रहा है उस मार्केट में मिल गया मेरे को, और कह रहा है मेरी नमस्ते हुई इससे। मैंने कहा जी आपके तो दर्शन दुर्लभ हो गए, और हम इतने सारे कोशिश कर लिए और मीटिंग और वो नहीं हो रही, अरेंज नहीं हो पा रही थी। वो कह रहा है जी ठीक है जी, मैं वो गुरुजी के यहीं जा रहा हूँ अपने, जो बालाजी के भगत थे, तो आप चलो वहीं बात करते हैं। कह रहे हमारी वहाँ बात हुई तो उसने बैठते ही जो है ना सबसे पहला मेरे को बोला, कह रहे जी 5 लाख से एक पैसा भी अब अगर कम सोच रहे हो तो कोई फैसला नहीं होगा, कोर्ट में ही बात करेंगे। तो उसने वो जो बालाजी के भगत थे उनसे बोला, कह रहे जी आप तो कह रहे थे कि बड़ा शरीफ लड़का है और अब ये तो इस तरह से मांग रहा है। तो करते करते वो 1.5 लाख तक वो फाइनलाइज हो गया कि 1.5 लाख रुपए में वो हाई कोर्ट में जाके बयान दे देगा और एफआईआर क्वैश कर हो जाएगी। उसने मेरे को बताया कि कहना जी उसने 1.5 लाख मांग लिए। तो मैंने उससे बोला, मैंने कि भाई अच्छा वो ये सारी जो बातें हुई हैं ये सब गुरुजी की प्रेजेंस में हुई है? कह रहा हाँ। कह रहा फिर भी उसने 1.5 लाख रुपए मांग लिए। मैंने कि उसके पहले शब्द तो ये थे कि 5 लाख रुपए से एक पैसे भी कम की सोच रहे हो तो आप उठ के चले जाओ, मुझे कोई बात नहीं करी, कोर्ट में देखेंगे। तो जो 3.5 लाख रुपए छूट गए उसके बारे में बात नहीं कर रहा। बात यहां होगी, उसके बाद था कि 20 तारीख को उसको पैसे पेमेंट करनी है 1.5 लाख रुपए। ना उसके पास पैसे था ना मेरे पास पैसे था। उसी बीच में हमारा एक प्लॉट पड़ा था, मेरा और छोटे भाई का था। जो आदमी ये कह रहा था जी इस रेट में अगर ये आपका प्लॉट निकल जाता है तो मैं आपकी टांग के नीचे से निकल जाऊंगा, वही बंदा हमारे घर अमाउंट लेके और बैठ गया कि जी मेरे रिश्तेदार को लेना है और मुझे नहीं पता, ये पैसे छोड़ के जा रहा हूं और मैंने वापस नहीं मोड़ना। मैं कमिटमेंट करके आया हूं अपने रिश्तेदार को और ये जो है प्लॉट आपने देना ही है, आपने तो बेचना ही है। और जिस रेट में वो कह रहा टांग के नीचे से निकल जाऊंगा, उसी रेट में वो अमाउंट दे के चला गया। और वो अमाउंट जो है वो दोस्त के काम आया, क्योंकि वैसे तो इतनी जल्दी अरेंज नहीं कर सकते थे जो जितना टाइम हमें मिला था। लेकिन गुरुजी ने ऐसा कुछ किया कि वो बंदा घर आके पैसे छोड़ के चला गया और उतना अमाउंट जो है ना उनको देके। और 20 तारीख की जो बात थी, फिर पता लगा कि बालाजी के भगत जो हैं वो अपने सारे चेलों को लेके पैदल मेहंदीपुर बालाजी जा रहे हैं। और ये जो 1.5 लाख रुपए मांगा हुआ है वहां कोई धर्मशाला बना रहे हैं, ये उसके लिए मांगा गया। अब हमने आपस में बात की, कह भाई हो सकता है ऊपर वाले की यही मर्जी हो। वैसे तो एक छोटी मोटी नौकरी करने वाले को जो है कोई ये कहे कि 1.5 लाख रुपए दान दे दे तो नहीं दे सकता। वो तो 5 रुपए 11 रुपए से शुरू होकर 1151 से ज्यादा नहीं बढ़ेगा। लेकिन मैंने कि ऊपर वाले का होता है, कई दफा होता है कि अपनी मर्जी नहीं हो सकती तो वो जबरदस्ती कोई रास्ता ऐसा निकाल देते हैं कि उसको देना ही देना है आपकी तरफ से। तो हमने कहा ठीक है भाई 12 तारीख को जा रहे हैं तो उससे पहले उसको पेमेंट कर देते हैं। पैसा आ चुका था हमारे पास में तो इसलिए उसको पेमेंट कर दी। लेकिन वो जिसने पेमेंट ली थी वो अपनी फैमिली के साथ उनके साथ पैदल जा रहा था, लेकिन दिल्ली क्रॉस नहीं कर पाया, उसको पैरालिसिस का अटैक हो गया। और राइट साइड में उसका अटैक हुआ तो उसका हाथ से लिखना भी और मुंह से बोलना दोनों गड़बड़ हो गए। जब उसको डेट आई हाई कोर्ट की तो उसको फोन किया तो उसके घर वालों ने बताया जी कि उसको तो ऐसे पैरालिसिस का अटैक हो गया, ना तो वो चलने लायक है ना बोलने लायक है। तो हमने सोचा कि 1.5 लाख रुपए इसने ले लिए और हो सकता है इसका मन फिर बदल गया और पैसे जो पहले 5 लाख की बात रही उसके चक्कर में ये वो कर रहे हो। तो हम देखने गए फिजिकली। तो जमुना पार से हम मीठापुर की तरफ बदरपुर की तरफ गए, उसके घर गए तो वाकई में उसकी बड़ी दयनीय स्थिति थी। मतलब वो अपने काम से भी गया, बोलने से भी गया, मतलब पांव से लेके और हाथ भी और जवान भी सब कुछ उसके गड़बड़। अब मैंने वो तो गुरुजी को इतना उसको नहीं करता, पर मैंने गुरुजी से वो किया मैं गुरुजी ये सब कुछ हो गया, लेकिन जब तक ये मतलब जाके कोर्ट में बोलेगा नहीं और जब तक साइन नहीं करेगा तब तक ये फैसला नहीं होगा। ये तो लटक गया, क्योंकि पैरालिसिस के अटैक का ये नहीं कह सकते कितना टाइम लगेगा उसको ठीक होने में। तो फिर हमने अरदास की, बॉम्बे से भी कोई दवाई उसको दिलाई थी, तो बहुत कम टाइम में वो इस लायक हो गया कि वो चलने लायक भी हो गया और बोल भी सकता था, मतलब जुबान भी उसकी हिलने लगी और थोड़ा सा वो साइन भी करने के लायक हो गया। मैं उसको लेके आया, जिस दिन डेट थी बृहस्पतिवार का दिन था, हाई कोर्ट में लेके गया मैं उसको, उसके घर से बदरपुर से लेके आया। मेरा दोस्त जो है वकील को लेके आया, वहां उसके बयान हो गए। बयान होने के बाद में वो फैसला हो गया, उसका एफआईआर क्वैश होगी। मतलब जो मेरे दोस्त था जो ये कहता था कि गुरुजी ने हमारा दोस्त छीन लिया, बिना उसके जाए, बिना उसके कोई गुरुजी को ना वो मानता था ना जानता था, ना कभी उसने कोशिश की, इवन आज तक भी कभी उसने अपनी तरह से कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। एक बार पहले जब ये हालात चल रहे थे, एक बार मैं लेके गया था मंडे के दिन गुरुजी के यहाँ, तो वो और उनकी वाइफ दोनों गए थे। तो मैंने उनको यही बोला था कि कोई अरदास नहीं करनी है, सच्चे मन से सिर्फ जाके बैठना है। लेकिन हर इंसान की अपनी एक फितरत होती है, क्योंकि सारी जिंदगी हमने मांगने में ही बिताई है। करने से ज्यादा हम मांगने में विश्वास करते हैं, मतलब करके कोई चीज पाने से ज्यादा हम चाहते हैं मांगने से मिल जाए।
बिना कुछ करे मिल जाए तो हमारी मांगने की आदत है, तो वो उसके बावजूद भी वो दोनों हस्बैंड वाइफ जो है वो वहां गुरुजी से कुछ मांग बैठे। तो जब उसका ये फैसला हुआ, अगले दिन उसने मेरे को फोन किया उसी दिन शाम को, कह रहा कल जो है ना मकान शिफ्ट करना है। तो जमुना पार में वसुंधरा जाना था उसने, 14 साल पहले उसने मकान लिया था, लेकिन 14 साल से हर साल कोशिश करता था शिफ्ट होने की, लेकिन नहीं हो पा रहा था। वजह चाहे कुछ भी रही हो, लेकिन 14 साल से नहीं हो रहा था। जिस दिन उसका फैसला हुआ बृहस्पतिवार को, उसी दिन शाम को मेरे पास फोन आता है, कह रहे जी कल मैंने वो शिफ्ट करना है मकान। तो मैंने उसको टाला, मैंने कि शनिवार की छुट्टी है, शनिवार को करेंगे। कह रहे नहीं कल ही करना है। तो हमने छुट्टी ली। शनिवार को 11 बजे उसका वो लगाया था टेम्पो, 3 बजे तक हम उसको भरते रहे। जब वहां शिफ्ट सारा सामान उसमें आ गया, जो ले जाने वाला सामान था 100% उसमें आ गया एक ही टेम्पो में। और जब वहां सामान उतारा गया तो टेम्पो वाला ये बोल रहा था, कह रहे जी आप लोगों ने ना तो कोई लेबर लगाई ना कुछ किया, आप खुद ही उसमें डाल रहे थे, और इतना सामान जो लेके आए हो, जब उतार के नीचे रखा तो कह रहे जी 3 टेम्पो का सामान है जो आप एक में भर लाए। यानी कि गुरुजी ने 2 टेम्पो के जो पैसे जो चार्ज होना था वो उसी में थोड़ा सा चार्ज एक्स्ट्रा करा के उसमें खत्म कर दिया। तो गुरुजी का अपना तरीका है, उसको एक ही दिन में, जो 14 साल से नहीं हो पा रहा था, एक ही दिन में उसने वो शिफ्ट कर दिया। तब उसने मेरे को बताया था, जब जाने लगा अगले दिन जो है ना शनिवार को, फिर वो गुरुजी के यहाँ जाना था उसने मेरे साथ में। तो कह लगा मैंने वो जाना है गुरुजी के यहाँ जाना है। मैंने क्या करने करे, वो 1 किलो लड्डू को प्रसाद चढ़ाना है। तो मैंने को बोला, मैंने कि गुरुजी ने क्या ये सब कुछ जो है हुआ है सब 1 किलो लड्डू के प्रसाद के लिए थोड़ी वो का। कह रहा नहीं, जब हम पहली बार गए थे गुरुजी के यहाँ तो मैं तो यही सोच रहा था, गुरुजी से ये अरदास कर रहा था, गुरुजी ये इस जो मेरा केस है इससे मेरा पीछा छुड़ा दो, क्योंकि ये बहुत था कि वो गवर्नमेंट सर्विस थी, और अगर ये कोई मुकदमा ऐसे चलता रहता तो कहीं ना कहीं वहां भी दिक्कत होनी थी, और एक टेंशन, अननेसेसरी टेंशन थी। कह रहे मेरी वाइफ ने वहां ये अरदास की थी गुरुजी से कि मेरी लड़की जो है ना वो बीटेक थी आईटी से, वो कह लेंगे मेरी लड़की जो है ना प्राइवेट नौकरी नहीं करना चाहती थी, सरकारी नौकरी में हो जाए। तो अरदास करने के 2-2.5 महीने के अंदर ही उसकी नौकरी पीएनबी में लग चुकी थी, मतलब उसने ज्वाइन कर चुकी थी सब कुछ प्रोसेस होने के बाद में। और कह रहा तीसरा ये जो काम शिफ्टिंग का काम है जो 14 साल से टलता जा रहा था, ये बिना मांगे हुआ है, यानी कि इसकी तो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि एक ही दिन में। कह रहे बच्चे भी उस दिन फ्राइडे को जब वहां सारे शिफ्ट होकर बैठ गए थे तो वो अपने आप एक दूसरे को चुटकी काट रहे थे, कह लगे भी हमें आज भी विश्वास नहीं हो रहा पापा कि जो इतने साल से कोशिश करने के बाद नहीं हो पाया, ये ओवरनाइट में एक ही दिन में ये सारा काम हो गया। वो आज भी मेरे यहाँ सत्संग में 1 बार आया है, 1-2 बार आया है, बाकी ना कभी उसने इनिशिएटिव लिया। लेकिन क्योंकि मेरा उसके साथ दिल का रिश्ता है और उसके दुख से मेरे को दुख निकलता है, उसकी खुशी में मैं शरीक होता हूं, मेरे को खुशी होती है। तो वो है गुरु जी का कि मेरे को जिसके दुख से दुख होगा उस तक का भी कल्याण करते हैं, बिना उसके गुरु जी को माने, बिना गुरु जी को जाने। एक दूसरा दोस्त है, उसके साथ में भी उनकी बड़ी बिटिया की शादी हुई थी मेरठ में, और उनसे छोटी वाली बिटिया थी, तो 2 साल का फर्क था, लेकिन 4 साल हो गए उसको उसके लिए लड़का ढूंढने के लिए। उसको वो मांगलिक थी, बाई बर्थ उनको पता था कि मांगलिक है लड़की, और मंगली बच्चे के लिए बड़ी बड़ा बहुत कम वो ऑप्शन होते हैं उसके लिए, मांगलिक के लिए, और कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करना पड़ता है। तो वो चाह रहा था कि एक लड़की बाहर चलेगी तो दूसरी लड़की जो है ना घर पे ये आसपास ही हो, 2 ही लड़कियां हैं उनके पास में, तो उनको कोई बच्चा तो मेरे नजदीक हो, जो कोई ऐसी बात हो तो वो कम से कम हमें लुक आफ्टर तो कर ले। तो उसने जो है मैं वहां बैठा हुआ था, कह लगा 4 साल हो गए, कई जोड़ी जूते बदल लिए, लेकिन जो है ना बच्चे को कुछ नहीं हो नहीं पा रहा। तो मेरे पास ऐसी गुरुजी के वो रखे थे, स्वरूप रखा था। मैंने उस बिटिया को बुलाया और बिटिया को बुला के कहा कि बेटे इसको, ये गुरुजी को रख अपने साथ में, और जो होगा ठीक होगा। उसके बाद एक वो आया उनके पास, रिश्ता किसी ने बताया, लड़का बताया उनको, तो वो वहां गए उनके पास, वहां देखने लड़का। तो एक ही लड़का, एक लड़की थी उनके यहाँ, और ससुर थे नहीं, जो आज की डेट में ससुर थे नहीं, वो उनकी जो सास है आज की डेट में वो थे। तो उन्होंने, हम बैठ के बातचीत की, तो जब बात की तो उन्होंने, मेरे दोस्त ने बताया जी मेरी लड़की तो मंगली है। तो उनके वो सास कहने लगे एक काम करो, आप जो है ना जन्म पत्र आप हमें भी दे दो, तो हम भी मिलवा के देख लेते हैं कि अगर कोई बात हुई ठीक ठाक हुई तो हम आगे बढ़ेंगे। उसने जन्म पत्री भिजवाई अपने भतीजे से।
जन्मपत्री के बाद 1 हफ्ते बाद उसने फोन किया। उसको पता था कि उनका लड़का मंगली नहीं है और उनकी बिटिया मंगली है, तो बात तो होनी नहीं है आगे। तो उसने था कि वापस कब जन्मपत्री मंगाओ। तो उसने जैसे ही फोन किया तो उसने कहा जी हाँ जी, वो हमने तो 3 बड़े बड़े पंडितों को दिखा लिया और आप कैसे कह रहे हो आपकी लड़की मंगली है, और हमें तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप आगे बढ़ सकते हैं। वो जब वहां गया बातचीत करने तो देखा कि उनकी बिटिया जो है 1 साल बड़ी है लड़के से उम्र में। तो बेटा जो दोस्त है वो स्पष्टवादी है, उसने कहा जी वो तो हमारी बिटिया जो है ना आपके लड़के से एज पर डेट ऑफ बर्थ जो है ना ये बड़ी है। तो वो उनकी जो लड़के की मदर है वो कहने लगे जी लड़की देखने में 4 साल छोटी लगती है मेरे बेटे से, तो हमें तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं, आपको क्या ऑब्जेक्शन है। वहां शादी हुई उन बिटिया की। आज एक बेटा एक बेटी उसको ब्लेस है, जैसा वो चाहते थे। टी टोटलर, शराब बीड़ी सिगरेट ना पीता हो, नॉन वेज ना हो, नजदीक परिवार के नजदीक हो, अपना घर हो, वो सारी कुछ जो जितने पैरामीटर थे वो सारे मिले। अब जो बचपन से पता है उनको, क्योंकि वो खुद ब्राह्मण फैमिली में पैदा हैं और उनको वो पता है जन्मपत्री में क्या कैसे लिखा होता है, किस तरह का संयोग होता है। तो ये भी कोई नहीं है कि वो उनको भ्रम था उनको कि लड़की मंगली है। लेकिन गुरुजी के दर्शन उनके बिटिया के पास पहुंचने के बाद में उसकी जन्मपत्री से वो मांगलिकपन कहां गया, मतलब ये बताने वाली बात नहीं है, पर गुरुजी ने वो चीज खत्म कर दी और आज तक ऐसी कोई दिक्कत नहीं सुनने में आई। और जितने भी पैरामीटर थे उनके वो सारे के सारे 100% उनके मिल गए, जो मेरा दोस्त चाहता था या मेरी उनकी फैमिली चाहती थी। ऐसे एक मेरा दोस्त है तीसरा, जो इसमें दिल्ली पुलिस में ही है। तो उस एक बार मुझे पता लगा कि उनके मदर जो है ना वहाँ चंबा से आगे चखलू के करीब पास गांव पड़ता है, तो वहां से वो दिल्ली आए हुए थे। तो पता लगा था वो बीमार है, उनको कोई दिक्कत है। मैं उनसे मिलने गया तो मुझे उन्होंने बताया गया कि उनके पाँव में जो है ना इतना घाव है अंदर कि 3 बड़ी पट्टियां दवाइयों की भर के अंदर घुसानी पड़ती हैं डॉक्टर को। और डॉक्टर ने बोला है कि जी ये अगर ये ऐसी पाँव गलाव होता गया तो पाँव काटना पड़ेगा, मतलब जिससे कि बाकी शरीर बच जाए। तो फर्स्ट टाइम जो 12 मार्च 2006 को जो मेरे को गुरुजी के दर्शन मिले थे। अब ये है गुरुजी की कृपा कि उस दिन जब मिल रहे थे मैं हाथ धोने चला गया और बाद में वो एक साथ चुपचाप खड़ा हो गया और वो अंकल ने आके चुपचाप मेरे को दे दिए। तो गुरुजी ने उस दिन तो ये बता दिया था कि भी टाइमिंग और प्रायोरिटी किसको कब क्या कैसे कितना कहाँ देना है क्या देना है वो सब गुरुजी डिसाइड करते हैं, वो हमारे हाथ में नहीं है। अगर हमने सरेंडर कर दिया गुरुजी के सामने, अगर 100% हमारा सरेंडर हो गया तो बाकी सब कुछ उनके हाथ है। हमने ना उसमें अकल लगानी है ना हमने कोई डिमांड करनी है, तो सब गुरुजी ने करना है। तो पहले दिन मेरे को जो दिखाया था वो मेरे पास दर्शन पड़े थे, तो मैंने उन आंटी को देके अपने दोस्त की मम्मी को देके मैंने बोला था, मैंने कि आपको जो भी कोई प्रॉब्लम हो, कहीं दर्द होता है तो इनको दिखाना। मतलब मैंने उनको बताया कि जहां पाँव में दर्द है वहां ये गुरुजी की फोटो जो आपको मैं दर्शन देके जा रहा हूं इनको दिखाना है कि आपको कहां दर्द है क्या परेशानी है। मैं देके चलाया तो जैसे 5 दिन मंदिर जाया करता था, तो 1-2 दिन जो होते थे उसमें सेवा वगैरह में निकलता था। तो इधर उधर जो जाना था, जो फ्रेंड सर्कल में जो घूमना था, वो ऑलमोस्ट जो है बिल्कुल स्टार्टिंग में तो बिल्कुल वो हो गया था। और अभी भी वो कभी नहीं हो पाता कि वो लोग इकट्ठे हो और मैं उनमें शामिल हो जाऊं। तो उस टाइम भी ऐसे ही था। तो मेरे बाद में मैंने कभी ये दिमाग में भी नहीं आया कि मैं पूछ लूं उनकी मदर की हालत क्या है, उनके पाँव काटने की नौबत आई नहीं आई, वो कुछ भी नहीं मैंने पूछा। एक दिन मैंने फोन किया अपने दोस्त को, तो उसने बताया कि मैं तो ऐसे वहां हूं, गांव में हूं, यानी कि हिमाचल में हूं। पर उसने ये नहीं बताया कि उनके मदर एक्सपायर हो गए, उसके लिए गए वो। उनके ऑफिस के किसी बंदे से मेरे को पता लगा कि ऐसे उसके तो जो है ना उनकी मदर एक्सपायर हुए हैं और उसके लिए गए हुए हैं छुट्टी लेके। तो जब दिल्ली वो आया तो मैं उसके घर गया, मैं उससे मिलने। तो मेरे को जब मैं बात कर रहा था तो मेरे को एकदम स्ट्राइक किया मैंने कि वो जो पाँव में जो गैंग्रीन या जो कुछ थी, चोट वगैरह थी, गलाव लग रहा था, हो सकता वो बीमारी जो है वो उनकी मौत का कारण बनी हो। तो मैंने उनको बोला कि मैंने कि अच्छा वो उनके पाँव का क्या हाल था। तो उनकी जो वाइफ है, मेरी भाभी जो है, उन्होंने बोला, कह रहा भाई साहब जब वो आप गुरुजी के वो फोटो दे के गए थे उनको, उसके 15 दिन के अंदर से ही जो है ना उनकी वो रिकवरी शुरू हो गई थी और बिल्कुल पाँव ठीक होकर गाँव गए थे। और अब जो मरे हैं वो नेचुरल डेथ है, उसमें कोई बीमारी का वो नहीं है। उन्होंने एक दूसरी चीज बताई थी कि वो जो फोटो थी गुरुजी की वो हमेशा अपने पास रखते थे, हाथ में रखते थे। और कह रहा अगर फोटो इधर उधर जो है तो इतना मतलब बेचैन हो जाते थे वो कि जब तक फोटो उनको ना मिल जाए तब तक वो जो है ना चैन नहीं लेते थे।
और कह रहा है जब मरे हैं तब भी उनके हाथ में गुरुजी की फोटो थी, और वो चिता में जो गए हैं साथ में वो गुरुजी की फोटो भी गई। अब ना तो उनके बच्चों ने पूछा ना मैंने कभी पूछा, क्योंकि हर एक का गुरुजी के साथ 1 to 1 रिश्ता है। उसमें मतलब हम ये नहीं कह सकते कि भी मैं किसी का जरिया गुरुजी ने मेरे को बनाया कि गुरुजी के यहां लेके गया, बस उतने तक मेरा काम था। उसके बाद गुरुजी जाने और वो जाने, हमारा बीच में ये बनता ही नहीं कि हम उससे पूछें कि भैया तू जा रहा है नहीं जा रहा, ये तेरा कोई कल्याण हुआ नहीं हुआ, ये सब गुरुजी जाने या वो जाने। हमें इतना ही ऑनर बहुत है, हमारी इतनी सेवा बहुत है कि हमें किसी के थ्रू हमें बुला के जो है वो कर रहे हैं। तो मैंने उनसे कभी नहीं पूछा कि उनकी मदर का और गुरुजी का क्या रिश्ता था, जो वो उस फोटो को 1 मिनट के लिए भी गुरुजी की फोटो को अपने से दूर नहीं करते थे। मैं ये समझता हूं कि गुरुजी का उनके साथ साक्षात्कार हुआ है, जिस वजह से उनको पता था कि ये कौन है। जो उसके बाद जब से वो गुरुजी उनके पास गए थे तब से लेकर मरने तक उन्होंने उनको बिल्कुल पकड़ के रखा। भले ही उन्होंने बच्चों को नहीं बताया, और मेरे दोस्त की लाइफ में भी एकदम मतलब आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, उनके बच्चों में, उनमें खुद में। ऐसी जो दोस्त जिसका शिफ्टिंग कराई थी गुरुजी ने, उसका भी परिवार का, बच्चों का, यानी कि एक स्पष्ट लाइफ में एक अलग से गुरुजी के यहां जाने से पहले की आपकी लाइफ के पन्ने और गुरुजी के यहां आने के बाद की लाइफ के पन्ने, वो आप पलट के देख लेंगे जो भी संगत है, तो आपको फर्क बिल्कुल महसूस होगा, बिल्कुल अलग एकदम से। तो ये गुरुजी का अपना टाइमिंग है। और क्योंकि गुरुजी के यहां जो भी आती है संगत, गुरुजी जिसको भी बुलाते हैं कल्याण करने के लिए, उसकी इनकम बढ़े ना बढ़े, उसका कारोबार बढ़े ना बढ़े, उसकी नौकरी में प्रमोशन हो या ना हो, लेकिन उन गुरुजी के यहां आने के बाद उसकी बरकत बढ़ती है। बरकत कैसे बढ़ती है कि मैं 100 रुपए दिन का कमा रहा हूं और मेरी जिंदगी में कोई बीमारी लगी हुई है मेरे साथ में, या मेरे परिवार में, या मेरे रिश्तों में कोई जो है कोई कोर्ट केस में भुगत रहा हूं, या कोई ऐसी कोई बिजनेस प्रॉब्लम से मैं कर रहा हूं, या किसी इस तरह की चीज है जो उस 100 रुपए पर डे के कमाने में से 70 रुपए मैं उन चीजों में खर्च कर रहा हूं। तो मेरा जो एंजॉय करने का, जो मेरे पास सर्वाइवल का जो अमाउंट है वो 30 रुपए है पर डे। अगर मेरी लाइफ से मेरी बीमारियां, मेरी मानसिक परेशानियां, मेरे कोई कोर्ट केस चल रहा है वो, कोई पुलिस केस चल रहा है वो, कोई बिजनेस की प्रॉब्लम है वो सारी चीजें अगर मेरी चली जाती हैं, जिसमें जो पैसा मैं कमा के उन चीजों पे खर्च कर रहा हूं, अगर वो पैसा मेरे को बच जाता है, तो भले ही मेरी कमाई 100 रुपए ही हो, लेकिन मेरी जो लिमिट है एंजॉय करने की, जो मैं अपनी लाइफ में अपने ऊपर खर्च कर सकता हूं, वो चीज आ गया 100 रुपए। तो ये बड़ी चीज है कि इनकम बढ़े ना बढ़े, पर गुरुजी के यहां बरकत बढ़ती है। और बरकत ही है, और बरकत के साथ क्या होता है कि नियत के साथ बरकत होती है। नियत का क्या मतलब है कि अगर नेगेटिव आप सोच होगा, नेगेटिव आपके कर्म होंगे, तो आप चाह के भी जो है ना, वो जैसे गीता में लिखा है कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। तो अगर नेगेटिव हो तो वो नेगेटिव साइड में जाएगा। जैसे गाड़ी का होता है कि बैक गियर लगाओगे तो उसको कितना भी उसको दबा लो उसको, लेकिन वो कभी भी जो आगे भाग जाएगी नहीं कभी गाड़ी, क्योंकि आपने गियर ही बैक लगा रखा है, तो गाड़ी पीछे ही भागेगी, आगे नहीं जाएगी। आगे जाने के लिए न्यूट्रल से आगे वाला गियर लगाना पड़ेगा, तब उसमें होगा। और ये भी है कि बैक गियर में सिर्फ 1 गियर होता है और आगे 5-5 गियर होते हैं। आगे 5 गियर होते हैं। आप मतलब रोड के हिसाब से आप अपनी स्पीड को कम या ज्यादा कर सकते हो। तो यही वो चीज है कि अगर आप लाइफ में बैक गियर लगाना चाहते हो तो एक ही गियर वो पीछे ही पीछे ले जाएगा, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर फ्रंट में आप चल रहे हो, अपनी लक्ष्य की तरफ अगर बढ़ रहे हो, तो उसमें 5 गियर हैं आपके पास में। वो क्या है? सिमरन है, शब्द कीर्तन है, सत्संग है, सेवा है, लंगर है। ये 5 गुरुजी के वो हैं, बिल्कुल आसान तरीके हैं आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए। आज गुरुजी ने समय इतना ही दिया है, तो नेक्स्ट टाइम लेके मैं जो है ना आप लोगों के साथ बैठूंगा और गुरुजी को और सत्संग सुनाऊंगा। आज के लिए जो है मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय गुरुजी।